क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान में स्थापित इस्लामिक क्रांति के वक्त ही ये तय हो गया था कि कट्टरपंथी व्यवस्था की उम्र लंबी नहीं होती। खबर क्या है? 47 साल के कट्टरपंथ का अंत हो गया है। ईरान युद्ध भीषण और विध्वंसक हो चला है। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर 5000 बम गिरा दिए हैं। ईरान के टॉप लीडर मार दिए गए हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अली रजा अर्राफी के मारे जाने के बाद ये दावा ईरानी मिसाइल्स इजराइल पर कहर ढा रही है। ईरान अमेरिका के एयरबेस को निशाना बना रहा है। ईरान ने 15 देशों के खिलाफ एक्शन लिया। ईरान युद्ध 15 वर्सेस 1 हो गया है। दोनों तरफ से जारी युद्ध में भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है और हालात यहां तक है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बना रहा है। ईरान युद्ध अब चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ईरान पर बम बरसा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान पर अब तक 5000 से ज्यादा बम बरसाए गए हैं। ईरान युद्ध का विस्तार लेबनान, साइप्रस और खाड़ी देशों तक तनाव फैल गया है। खाड़ी क्षेत्र भी कई शहरों में ताजा धमाकों की आवाजें आ रही हैं, जबकि बहरीन, दुबई और दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा है। इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन गिराए जा रहे हैं और कुवैत में अमेरिकी दूतावास के ऊपर धुआं उठता हुआ देखा गया है। साइप्रस में ब्रिटेन की सैन्य बेस पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसके बाद वहां पर सैनिकों के परिवारों को तत्काल हटाया गया। कुल मिलाकर इजराइल ने लेबनान में भी बड़े हवाई हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 31 लोगों की मौत और 149 के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता की हत्या का भी दावा सामने आ रहा है। वहीं ईरान ने अंडरग्राउंड सुरंग से मिसाइल्स और ड्रोन दागकर अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को निशाना बना दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन में अब तक 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया जा चुका है और आगे और नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आलम यह है कि ईरान युद्ध का असर अब पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। यूएई ने तेहरान से अपना दूतावास बंद कर दिया है। एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट की सभी उड़ानें रोक दी हैं और तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। अमेरिका, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के हमलों की निंदा कर दी है। इस बीच खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खमनेई की मौत के बाद भी ईरान में तुरंत शासन परिवर्तन की संभावना कम है और संघर्ष अगर लंबा चल रहा तो फिर हालात और बदल सकते हैं। लगातार बढ़ते हमले और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के मुनाहने पर खड़ा हो गया है। तुर्की के इंजरलिंक बेस पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी ईरान का युद्ध, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तुर्की के इंजरलिंक स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका, तुर्की या फिर नाटो की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेस के पास धमाके जैसे दृश्य दिखे। खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों को खतरे को देखते हुए कई तेल और गैस सुविधाओं पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार चीजें बदल रही हैं। मिडिल ईस्ट खतरे के मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन 3 देश और 3 ऑपरेशन के जो नाम हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अमेरिका और इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाने वाले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध कितने दिनों तक चलने वाला है, लेकिन इस बीच 3 देशों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन के जो नाम दिए गए हैं, अब जरा उसे एक बार जान लेते हैं। 3 देश अलग अलग ऑपरेशन के जरिए अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं, अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान विशेष ऑपरेशन के जरिए युद्ध में शामिल है। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद ऑपरेशन का नाम लॉयंसा रोअर रखा, जिसका मतलब होता है दहाड़ता हुआ शेर। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जून में जब इजराइल ने
ईरान पर हमला किया था तो उसे राइजिंग लॉयन का नाम दिया था। यह उसका अपग्रेडेड वर्जन है। यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल अपने हर ऑपरेशन में लॉयन नाम क्यों रखता है। तो इसके पीछे एक वजह है। ईरान की राजशाही के झंडे में शेर को दिखाया गया है, उसके पीछे सूर्य को भी दिखाया गया है, जो ईरान की विरासत का प्रतीक है। पारसी शब्द में मानने वाले, धर्म को मानने वाले सूर्य की पूजा करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा। एपिक फ्यूरी का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। ये ट्रंप के जंगी तेवर को दर्शाता है, ईरान पर अमेरिका के क्रोध को दिखाता है। ट्रंप कई बार ये स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान की खामनेई सरकार को गिराना है, ईरान के लोगों को हथियार बनाकर वहां सत्ता परिवर्तन करना है। और तीसरा और ईरान की सरकार में जो कि अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार है, ना ही इजराइल की धमकियों से पीछे हटने को तैयार है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन फतह खैबर की शुरुआत की। आपको इसका मतलब भी बताते हैं। फतह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीतना। वहीं खैबर सऊदी में मदीना के पास एक जगह है जिसे इस्लाम के इतिहास का सबसे मजबूत किला माना जाता है। 7वीं सदी के दौरान यहां इसे जीतने के लिए एक जंग लड़ी गई थी। खैबर की लड़ाई में हजरत अली ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लड़ाई के आखिर में एक मोटे लोहे का दरवाजा उखाड़ फेंका था, जिसके कारण उस लड़ाई में उनके गुट को जीत मिली थी। इसलिए इसे फतेह खैबर कहा जाता है। ईरान कुछ इस अंदाज में इजराइल से बदला ले रहा है और वो तस्वीरें दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात अलग है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो ईरान कमजोर पड़ जाता है। असल में वेनेजुएला की तरह ईरान युद्ध ने भी सबको हैरान कर दिया है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ट्रंप को वेनेजुएला जैसी कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जो विश्लेषण है वो विश्लेषण धरा का धरा रह जाएगा। अमेरिका और इजराइल के पहले ही हमने ईरानी खलीफा ढेर हो गए। अब हमले में अगर ईरानी खलीफा ढेर हो गए हैं तो आप समझिए कि इजरायली पीएम ने क्या कहा था। इजरायली पीएम ने साफ कह दिया था कि हमले में ईरानी खलीफा या तो मार दिए जाएंगे या फिर अंजाम भुगतना होगा। और वही हुआ। सैटेलाइट पिक्चर आपको दिखाते हैं जो कि पूरी कहानी बताती है। खमनेई के आवास पर हमले के पहले ही तस्वीरें और हमले के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला सबसे पहले खमनेई के आवास पर ही हुआ, जिसकी वजह से उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। आपको यह भी बता दें, यह भी बताया जा रहा है कि ईरान में मौजूदा मोसाद और सैटेलाइट की तस्वीरों को लेकर अमेरिका और इजराइल ने रणनीति बनाई और दिन के उजाले में खमनेई पर तब हमला किया जब वो अपने बड़े नेताओं और सैन्य कमांडर के साथ एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। खबर तो यहां तक है कि उसी वक्त ईरान के टॉप लीडर पर मैसेज आने लगे जिसमें इजराइल से हाथ मिलाने के एवज में लाखों डॉलर की पेशकश भी की गई। ईरानी नेता समझ रहे थे कि ईरान पर अभी हमला नहीं होने वाला है, क्योंकि इजराइल अभी बातचीत के मूड में है, नेगोशिएशन के मूड में है। लेकिन इसी वक्त खामनेई के आवास परिसर में जहां उनका ऑफिस है, वहां पर 30 टन के बम गिराए गए। इससे यह भी साफ हो जाता है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस पर काम नहीं किया था, क्योंकि ईरान के पास अगर एयर डिफेंस होता तो इतना बड़ा हमला नहीं होता। यह सभी को पता था कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेहद कमजोर है। अब जरा मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि इजराइल ईरान में कहां कहां पर हमले हुए। असल में इजराइल की ईरान पर जो एयर स्ट्राइक हुई वो कहां हुई? वो आबिज में हुई, गादनदेह में हुई, तेहरान में हुई, खुर्माबाद में हुई, दहेज-फुल में हुई और इस्फहान में हुई। ईरान बुलंदशहर और बंदर अब्बास भी इसमें शामिल है। जितनी भी जगह मैं आपको दिखा रहा हूं ईरान की, यहां पर हमले किए गए। अब जो मारे गए वो कौन थे? आयतुल्लाह अली खमनेई।
आयतुल्लाह अली खमनी, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को हुआ, मशहद में हुआ, ईरान में हुआ, और मौत कब हुई? कुछ घंटे पहले, यानी कि 28 फरवरी 2026 को तेहरान में हमले में, अमेरिका और इजराइल के हमले में खमनी मारे गए। अब खमनी के पास पद क्या था? खमनी ईरान के रहबर थे, वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। धमाके में, इससे पहले भी वो धमाके में एक हाथ और एक कान खराब हो कर चुके थे। कविता लिखने के शौकीन थे। आयतुल्लाह अली खमनी क्रूरता, कट्टरपंथ, हिजाब नाम पर खून बहाने के आरोप उनके ऊपर लगे थे, और यही कारण था कि 1981 में ईरान के राष्ट्रपति वो बने, 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने, और हाल के दिनों में वो ईरान की जनता का ही विरोध झेल रहे थे, क्योंकि कट्टरपंथ लगातार ईरान में वो लागू कर रहे थे। महिलाएं सड़कों पर उतरी, छात्र सड़कों पर उतरे, युवा सड़कों पर उतरे, लेकिन खमनी नहीं समझ रहे थे, और इसी बात का फायदा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ने उठाया। लोग तो यह भी कहते हैं कि यह काम पहले से तय था, डीप स्टेट का इसमें हाथ था, और अमेरिका जहां कहीं भी सत्ता परिवर्तन करता है या तख्ता पलट करता है तो इसके पीछे डीप स्टेट का हाथ होता है। और वही हुआ कि तख्ता पलट करने से पहले और सत्ता पलट करने से पहले वहां की स्थानीय जनता को सरकार के खिलाफ भड़काया गया। आज जो खमनी का अंत हुआ है, उसके पीछे ये 3 तस्वीरें अहम हैं। इसमें पहली तस्वीर ईरान की इस्लामिक क्रांति के जनक आयतुल्लाह रुहेला खुमैनी की है, जो खमनी के गुरु थे। यही आज की मुख्य वजह है। दरअसल खुमैनी की कट्टरवादी सोच के कारण उन्हें ईरान के तत्कालीन राजा शाह पहलवी ने इराक में कैद करवा दिया, जहां जेल से ही खुमैनी तकरीर करने लगे। चूंकि इराक में शिया समुदाय बहुमत में है, इसकी वजह से वहां उनकी तकरीरें सुनने लगा, और खुमैनी कट्टरपंथ परोस कर लोकप्रिय हो गए। उनके बढ़ते कट्टरपंथ को देखते हुए उन्हें जर्मनी निर्वासित कर दिया गया। लेकिन इसी बीच ईरान का राजा बीमार हुआ, और देश में बढ़ते विद्रोह के कारण इलाज के नाम पर अमेरिका भाग खड़ा हुआ। खुमैनी ईरान आए और उनका नायक की तरह स्वागत किया गया। यह एक तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ का भी स्वागत था। ईरान में पहले से काम कर रहे अमेरिका के 400 नागरिकों को बंदी बना लिया। कहा यह भी जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। यहीं से शुरू हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी का खेल। इसके बाद खुमैनी ने दुनिया भर में शिया धर्म को फैलाने का ठेका ले लिया। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान में भी वो सफल रहे, लेकिन इराक में उनका पाला सद्दाम हुसैन से पड़ा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इराक में भले ही शिया समुदाय बहुमत में था, लेकिन यहां सद्दाम जैसा तानाशाह था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब इजराइल के पड़ोसी शिया मुल्कों ने खुमैनी से यहूदियों के खिलाफ शिकायत की, और खुमैनी का सारा ध्यान शिया धर्म फैलाने की बजाय यहूदियों को मिटाने पर चला गया। उस वक्त इजराइल के पीएम थे मेनाकेम बेगिन, जिनका कार्यकाल 1977 से 1983 तक था। तब से ईरान के 2 ही दुश्मन स्थायी रहे, जिसका पाला खमनी से पड़ा। सोचा थोड़ी इतिहास की जानकारी आपको दूं, जिससे आप समझ सकें कि आखिर ये जो यहूदी और शियाओं की दुश्मनी है, ये हो कैसे गई। इजराइल ईरान के खिलाफ इतना हो कैसे गया, और वो क्यों ईरान को कुचलना चाहता है। तमाम सारी बातों के बीच कमान किसने कब संभाली और उसका काम तमाम कब हुआ, ये भी आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मध्य पूर्व में इजराइल की रणनीति जो रही है उसे समझना जरूरी है, जिसमें यह कहा जाता है कि उसके खिलाफ जिसने भी सर उठाया उसे कुचलने में आईडीएफ देर नहीं लगाती थी। आलम यह था कि खमनी के मारे जाने के बाद जैसे ही उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति हुई, इजराइल अलर्ट हो गया। इजराइल की पुरानी रणनीति रही है कि खमनी के बाद उसके चहेते मौलाना अली रेजा और राफी को ईरान के सर्वोच्च नेता की कमान दी गई, लेकिन उनके कमान संभालने के कुछ देर बाद उनका काम भी तमाम हो गया। इसकी जानकारी अमेरिका के पूर्व एनएसए माइकल थॉमस फ्लिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दे दी। हालांकि उन्होंने इसके लिए
इजरायली मीडिया का हवाला दिया। तमाम तरह की बातें लगातार देखी गई थी, लेकिन जो काम तमाम है वो कैसे हुआ, किसने किया, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने दुश्मन संगठनों के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया हो। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के बाद इजराइल ने यह साफ कर दिया था कि वो जिम्मेदार लोगों को चुन चुन कर खत्म करेगा, और इसी रणनीति के तहत हमास के चीफ इस्माइल हानिये को निशाना बनाया गया। हानिये के बाद संगठन की कमान याहिया शिनवार को सौंपी गई, लेकिन इजराइल ने उसे भी नहीं छोड़ा और टारगेटेड ऑपरेशन में मारने का दावा किया। अब लगातार नेतृत्व पर हमलों के बाद हमास में गहरा संकट छा गया। बताया यह भी जा रहा है कि संगठन ने 5 सदस्यों की एक सामूहिक कमेटी बनाई, जिसमें खलील अल हय्या और महमूद अल हदाद जैसे नाम शामिल किए। इजराइल की लीडरशिप डिकैपिटेशन रणनीति का मकसद संगठन की कमान को और निर्णय क्षमता को कमजोर करना था, जिसमें उसकी संचालन क्षमता पर सीधा असर पड़े। अब जिसने कमान संभाली उसका भी काम तमाम हुआ। बात हम हिजबुल्लाह की कर रहे हैं, क्योंकि हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफीउद्दीन और नईम कासिम, ये तमाम नाम हैं। इन तमाम लोगों ने कमान संभाली और उनका काम तमाम हुआ। हिजबुल्लाह जिसमें कमान संभाली उसका भी काम तमाम हुआ। इजराइल ने सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इसी तरह की लीडरशिप टारगेटेड रणनीति अपनाई। इजराइल का यह मानना रहा है कि किसी भी संगठन को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाओ। हिजबुल्लाह के लंबे समय तक प्रमुख रहे हसन नसरुल्लाह के खिलाफ लगातार सैन्य और खुफिया दबाव बनाया गया और उसे ढेर कर दिया गया। इसके बाद संगठन में शक्ति संतुलन बदला और हाशिम सफीउद्दीन प्रमुख चयनों में उभरे, लेकिन उन्हें भी इजरायली कार्रवाई में मार गिराया गया। अब कमान नईम कासिम के हाथों में बताई जा रही है। लगातार नेतृत्व पर हमलों में हिजबुल्लाह को संगठनात्मक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इजराइल की यह नीति साफ संकेत देती है कि वो सीमा पार संगठनों के शीर्ष कमांड ढांचे को निशाना बनाकर उसके संचालन तंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। ये तमाम तरह की बातें जिनका जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन जिक्र करते करते जो परिस्थितियां हैं वो बताती हैं कि अभी बात थमी नहीं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अंदाजा लगा रहे हैं कि यह युद्ध कब थमेगा। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यह युद्ध कब थमेगा, और कुछ लोगों का मानना है कि 6 से 7 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है, क्योंकि ईरान के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। वो लगातार इजराइल और यूएस आर्मी के फाइटर जेट को निशाना बना रहे हैं